गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज आप अपना डायनेमिक्स का फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन ये फोर्थ यूनिट का अपन चैप्टर करने वाले हैं सेंटर ऑर्बिट। क्लियर। ये अपना लगभग कंप्लीट एक चैप्टर ही अपना जो है ये यूनिट को कंप्लीट कर जाता है, लेकिन फिर भी अपन कंपल्सरी क्वेश्चन को करने के लिए 10th चैप्टर में 2-3 डेफिनेशंस हैं अपने पास कैपलर्स लॉ की, वो अपन जरूर पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि 2 नंबर किसी भी तरह से बीएससी वालों के लिए 2 नंबर और जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक से सवा एक से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है मे बी। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन तो बेसिक डेफिनेशन आती है, जो उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिर्फ वही पूछी जाती है कंपल्सरी क्वेश्चन में। तो आप नहीं चाहते किसी भी तरह से वो 2 नंबर या 1.5 नंबर अपने पास अपने हाथ से निकल जाए। क्लियर, इसलिए वो डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 5 से 10 मिनट का काम है वो जब भी आप चैप्टर करेंगे। तो अभी फिलहाल 9th चैप्टर के ऊपर टारगेट करते हैं, जिसमें मेन काम जो है इसमें अपनी 2 अक्षर हैं। क्लियर, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आ जाएगा अपने पास किसमें से 9.1 में से। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या है, काफी आर्टिकल्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के लगभग अप्रोक्सीमेट 4 आर्टिकल्स बनते हैं। 4 के भी 4 थ्योरम्स प्लस सारे आर्टिकल्स मिला के 4 आर्टिकल बनेंगे। देखने में बहुत सारे लग रहे होंगे, जिसमें से ओवरऑल 2 आर्टिकल हैं, 6 to 7 आर्टिकल्स, लेकिन इनमें से मैं आपको 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करवा दूंगा। मतलब उन 3 आर्टिकल्स में से आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल करना होगा। क्लियर, और बाकी आर्टिकल जो दोनों आर्टिकल होंगे वो उससे बिल्कुल सेम मैच हो जाएंगे। क्लियर, तो चलिए उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा। क्या पता अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 9.1 में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, लेकिन 9.2 के अंदर केवल क्वेश्चन आ जाता है। उसमें अपने पास एक रेट वेलोसिटी की 1-2 डेफिनेशंस है। ठीक है, रेट उसका थ्योरम है। ठीक है, और जिसमें आप सिर्फ 3 से 4 एग्जांपल ही करेंगे। क्लियर, 3rd 4th एग्जांपल नहीं, मतलब 3-4 एग्जांपल। ठीक है, मतलब 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, बस इतने अपना यूनिट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, तो इसलिए से देखा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपने पास कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कुछ सेंटर ऑर्बिट का अपने पास क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं अपने पास वो पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो चैप्टर का नाम है सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, वैसे ही ऑर्बिट वर्ड आपने सुना होता है कहाँ पे, जब आप सन के राउंड या जैसे अपने अर्थ रोटेट कर रही है, या अर्थ के राउंड अपने पास क्या कर रहा है, अपने पास मून रोटेट कर रहे हैं, तो वो अपने पास किसमें एक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने पास रोटेट कर रहे हैं। क्लियर, जैसे अपने पास मान लो ये क्या है, सेंटर। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी दोनों जो डेफिनेशन है सेंट्रल फोर्स की एंड सेंट्रल ऑर्बिट की, दोनों डेफिनेशन में इस पॉइंट से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये डायग्राम जो अपने पास काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखो ये आपने मान लो कौन है, सन है। ये ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, अर्थ ही मान लो, चलो मान लिया ये अपने पास क्या अर्थ, जिसको क्या मान लिया पॉइंट ऑर्बिट है। क्लियर, अब क्या कर रहा होगा अपने पास इसके राउंड, ये मान लो कौन है अपना मून। क्लियर, जिसको एज वो पॉइंट क्या मानेगा, पी पॉइंट मानेगा। क्लियर, अब पी मून जो होता है वो क्या करता है, इसके राउंड क्या करेगा, एक ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अब ये पास जरूरी नहीं कि अपने पास कैसा हो, सर्कुलर ही हो। ठीक है, एलिप्टिक भी हो सकता है। क्लियर, तो वो डिपेंड करता है सेंट्रल फोर्स के ऊपर। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, जिस पाथ के अलोंग वो किसी पॉइंट के टुवर्ड्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बोल सकते हैं मूव कर रहा है, उस पाथ को क्या बोला जाता है, सेंट्रल ऑर्बिट बोला जाता है। और उस टाइम पे ये अर्थ के द्वारा या ओ पॉइंट के द्वारा उस पॉइंट, मतलब किसी टाइम पे पॉइंट यहाँ पे, किसी टाइम पे जो मून होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो उस टाइम पे जो इस पॉइंट के थ्रू जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, मतलब ये अर्थ क्या कर रही होगी, उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो जिसको ग्रेविटेशनल जो अपने पास फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फोर्स अपने पास क्या कहलाती है, सेंट्रल फोर्स कहलाती है। क्लियर, और यहाँ पे मान लिया इसी को आगे चल के वो डायरेक्शन वेक्टर आर भी मान के चलेगा। क्लियर, तो पूरा डायग्राम एक्चुअल में ये रहता है, जिसमें वो क्या करते हैं अपने पास इतने डायग्राम को हमेशा रब रखते हैं, तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो बुक्स के अंदर मोस्टली क्या मिलेगा, इतना सारा डायग्राम मिलता है। ठीक है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे सारे इतने से डायग्राम को देखे, तो उस ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेशन आसान हो जाती है। क्लियर, तो क्या बना अपने पास, अब डेफिनेशंस को रीड कर सकते हो। पहले सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन पढ़ो, तो क्या बोल रहे थे, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल
मूविंग इन ए प्लेन, तो ये जो अपने पास सारे जो जितनी भी चीजें हैं ये किसके अंदर है, एक सौर मंडल के अंदर है। तो मतलब ये बोल सकते हैं एक प्लेन के अंदर होगा जो भी चीजें हैपन हो रही हैं, ठीक है। मूविंग इन, ये किसके अंदर है, किसी एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा था, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, तो किसी फोर्स के अंदर कोई एक्शन तो लग रहा होगा जिसकी वजह से मूव कर रहा था, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो वो जो अपने पास हमेशा जो फोर्स थी वो किसकी तरफ टुवर्ड्स एक्ट हो रही थी, तो ये अपने पास हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स एक्ट हो रहा था अपने पास, क्लियर। क्योंकि जो अपने पास फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको आप ऐसे ओ भी बोल सकते हैं, इन द प्लेन इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट, क्लियर। अब सेम अपने पास इन द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन, द पाथ डिस्क्राइब्ड द पार्टिकल, जो पाथ डिस्क्राइब होता है किसके द्वारा, बाय अपने पास प्लैनेट के द्वारा, जो किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो जो पाथ डिस्क्राइब हो रहा है उसी पाथ को क्या बोला जाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट बोला जाएगा, क्लियर। अब दूसरी जो डेफिनेशन ऊपर आती है अपने पास क्या, सेंट्रल फोर्स, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लो ये अपने पास कोई पॉइंट था, अपने पास पी लेके चले थे, तो लाइन ऑफ एक्शन जो अपने पास हो रहा है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लग रही, दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर लग रही, यहाँ पे अगर पार्टिकल इन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर लगा होगा, ठीक है। ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। द फिक्स्ड पॉइंट इज द क्या होती है अपने पास, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है अपने पास इज द क्या होता है अपने पास, सेंटर ऑफ फोर्स। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो अपने पास क्या कहलाता है, हमेशा ही सेंटर ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो अपने पास ओ को क्या, जैसे ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट को क्या बोला जाता है, हमेशा सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, ये ओ पॉइंट क्या कहलाता है अपने पास, सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, क्लियर। तो चलिए पहले आर्टिकल के ऊपर आते हैं अपने पास यहाँ पे, ये मान लो अपने पास फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों ही आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ये पेपर में बहुत बार आया हुआ आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट थ्योरम बोल सकते हो। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है यहाँ पे अपने पास, कि सेंट्रल ऑर्बिट, ए सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व, is always a plane curve। तो क्या प्रूव करना है, कि सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखूंगा क्योंकि थ्योरी तुम्हारी बुक्स में ऑलरेडी मिल जाएगी, मैं रीड कर दूंगा सारी जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या करोगे सबसे पहले, तो जो डायग्राम अभी आपने बनाया था, ठीक है, तो उसका कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये मान लिया यहाँ पे कोई भी फिक्स पॉइंट मान लिया P, ठीक है, कोई भी सेंट्रल फोर्स जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है पॉइंट मान लिया अपन एज ए O, ठीक है, और डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे मान लिया कितना है, R वेक्टर, ठीक है। और ये मान लिया अपन इनिशियल लाइन, सर्कल के अंदर कोई ना कोई इनिशियल लाइन तो होगी अपने पास, ठीक है। तो इस इनिशियल लाइन को क्या नाम दे दिया अपन ने, OX, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले क्या अपने पास, लेट O जो है अपने पास, O को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ, इस O को क्या बोला जाएगा अपने पास, सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्स। इस O पॉइंट को क्या बोला जाएगा, लेट O बी द सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्स, टेक इट एज द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर्स। इसको क्या मान के चलेंगे, एज ए ओरिजिन ऑफ द वेक्टर्स। लेट OX बी दी अपने पास फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। OX अपने पास क्या होती है अपने पास, OX के यहाँ पे फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थ्रू किससे अपने पास O पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, टेक इट एज द इनिशियल लाइन, और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाता है अपने पास, इनिशियल लाइन, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके चलते हो सेम उसी तरह से, ठीक है। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, लेट तो P मान लिया पोजीशन ऑफ पार्टिकल है जो भी अपने पास इसके अराउंड क्या कर रहा है, इसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द सेंट्रल ऑर्बिट। ये जो अपने पास पाथ जो अपन ने डिस्क्राइब किया है, इस पाथ को क्या बोला जाता है, सेंट्रल ऑर्बिट,
क्लियर। अब ये क्या अपने पास पोजीशन ऑफ कोई भी अपने पास p क्या लेके चलते, कोई भी पार्टिकल, लेट p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द सेंट्रल ऑर्बिट एट एनी टाइम। किसी टाइम t में क्या कर रहा होगा, मान लो किसी टाइम t के ऊपर ये पार्टिकल p जो अपने पास यहाँ पे कब आया होगा, जब टाइम कितना होगा t, क्लियर। एंड लेट o से p को अपन ने क्या मान लिया, OP को क्या मान लिया अपन ने, OP वेक्टर को मान लिया अपने एज ए r वेक्टर, क्लियर। लेट OP इज इक्वल टू r वेक्टर सिंस द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ, जो पार्टिकल जो मूव कर रहा होगा, देखो क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट में तभी रहेगा जब उसको कोई फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। सिंपल सी बात है, अगर उसको कोई भी फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी तो उसके ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, क्लियर। तो सिंस द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स विद सेंट्रेट, कितना अपने पास एक सेंट्रल फोर्स लग रही है किसकी तरफ से, O पॉइंट की तरफ से, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। Therefore the only force acting on the particle, तो इस टाइम पे जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा था, सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, वो सिर्फ फोर्स किसकी वजह से लग रही है, अपने पास O पॉइंट की वजह से, क्लियर। सिंस यहाँ पे बोल सकते हैं therefore the only force acting on the particle at P, ठीक है, इज अलोंग द लाइन, तो वो किस लाइन के अलोंग लगेगी, जो भी एक ही फोर्स लगनी है O पॉइंट की वजह से, तो वो किसके अलोंग लगेगी, OP के अलोंग लगेगी, ठीक है, या PO भी बोल सकते हो। फिर जो डिपेंड्स द एक्सेलरेशन जो है ये अपने पास, अगर ये डायरेक्शन वेक्टर अपन डायरेक्शन वेक्टर अगर r माना है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dr/dt, और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी d²r/dt², क्लियर। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास d²r/dt², क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अपने पास d²r/dt², ये अपने को पता है ये क्या है अपने पास, इज पैरेलल टू किसके, अपने पास इज पैरेलल टू OP, क्लियर। जो d²r/dt² था वो किसके पास, r वेक्टर यही है, एक्सेलरेशन भी उसी की तरफ ट्रांसलेट हो रही है, तो बोल सकते हैं कि अपने पास किसके पैरेलल है, इज पैरेलल बोल सकते हैं OP के। और अगर दो वेक्टर, क्योंकि OP भी तो एक वेक्टर है, क्लियर, अगर दो पैरेलल वेक्टर की अगर मैं क्या करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा 0। पैरेलल वेक्टर है तो मतलब मेरे को पता है दैट इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ d²r/dt², ठीक है, क्रॉस OP की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, r वेक्टर, तो r वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 0, क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। इसको एज ए क्वेश्चन नंबर देना चाहो नाम 1 तो दे सकते हो, क्लियर। अब ध्यान से देखो कि तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कर दूं तो अपने को पता है सेम वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा 0 होती है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dr वेक्टर बाय dt क्रॉस dr वेक्टर बाय में dt, अगर सेम की सेम के साथ क्रॉस करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 0। और किसी भी वेक्टर के अंदर मैं 0 अगर ऐड कर दूंगा, 0 वेक्टर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वेक्टर के अंदर अगर मैं ये वेक्टर ऐड कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d²r/dt² प्लस क्रॉस r वेक्टर, क्लियर, प्लस dr/dt क्रॉस dr/dt, क्लियर, इक्वल टू किसके रहने वाला है, 0 वेक्टर के रहने वाला है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो जो मेन रिजल्ट बनने वाला है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ क्या अपने पास dr/dt, dr वेक्टर बाय dt क्रॉस r वेक्टर, क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता, सर ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या, अगर इसको u इंटू वी से देखो, u क्रॉस v से इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये u अगर काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है, तो क्या आएगा, u का डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा d²r/dt² क्रॉस r वेक्टर एज दिस। नेक्स्ट क्या आएगा, dr/dt अपने पास एज दिस, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो dr क्रॉस dr/dt एज दिस क्रॉस dr/dt, क्लियर। तो मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका डेरिवेटिव यही तो होता है, तो मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब अपने को पता है
ये इसका डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 है, अगर मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ इंटीग्रेशन, अगर मैं बोथ साइड अप्लाई कर दूं यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को क्या कर देगा यहाँ पे कैंसिल आउट। क्लियर? तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करेगा तो दैट इंप्लाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आर बाय में कितना आ जाएगा डी डी क्रॉस कितना आ जाएगा अपने पास आर वेक्टर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है 0, ठीक है, प्लस कांस्टेंट कोई ना कोई सी भी तो आएगा, तो उसी को मैंने क्या नाम दे दिया है एच वेक्टर। क्लियर? उस कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया है कांस्टेंट वेक्टर एच। अपने पास ध्यान रखना है यहाँ पे मेंशन कर देना कि एच जो अपने पास कैसा है कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है, वो आपकी मर्जी एच नाम देना है या सी नाम देना है। क्लियर? अब यहाँ पे तुमने हमेशा एक चीज पढ़ी होती है, ठीक है, कि अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर कोई चीज लिखता हूँ ए बी सी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर कैलकुलस के अंदर अपने पढ़ा ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। क्लियर? ये चीज आपने पढ़ी है। और क्या पढ़ा था अपने, अगर इसके अंदर दो वेक्टर सेम हो गए, मान लो ए बी ए आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती थी 0, ये सबको पता है। क्लियर? अब मैं इन्हीं का ही यूज करने वाला हूँ वहां पे, तो मैं अगर यहाँ पे ये लिख दो, देखो एक मैंने उठाया आर वेक्टर डी आर बाई डी टी, ये मान लो मेरे पास किसका काम कर रहा है बी का, ठीक है, और थर्ड मैंने क्या मान लिया वो फिर से आर वेक्टर मान लिया। तो मेरे को पता है अगर दो वेक्टर सेम है तो यहाँ पे इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूला सामने लिख ही दिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा आर डॉट लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू किसके 0 वेक्टर की। क्लियर? मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी कितनी है एच वेक्टर, तो यहाँ से क्या पता चला कि आर डॉट एच वेक्टर इक्वल टू किसके आ गया 0 वेक्टर। क्लियर? तो मतलब जो आर वेक्टर था अपने पास, क्लियर, तो आर वेक्टर क्या आ गया अपने पास यहाँ पे आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के साथ एच वेक्टर के साथ इक्वल टू कितनी आ गई 0। मतलब जो एच वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। क्लियर? एच वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा ऐसे। क्लियर? मतलब ये एंगल कितने का होगा आर का और एच का आपस में एंगल कितने का बनने वाला है 90 डिग्री। क्लियर? अब पता चला वो डायग्राम इस तरह से क्यों बना रखा था, तो पहले नहीं बनाना है, ठीक है, एक्चुअली इस वजह से बनेगा अपने पास। तो अपन आर इसके आगे कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर है। दस बोल सकते हैं रेडियस वेक्टर OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, किसी न किसी एक फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक अपने पास पर्टिकुलर डायरेक्शन से मिला है, तो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन के हमेशा जो आर वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, हेंस वो फिक्स डायरेक्शन भी किसके अंदर लाई कर रही है, वो भी उसी प्लेन के अंदर ही तो आई है, तो हेंस बोल सकते हैं कि अपने पास हेंस लाई इन दी सेम प्लेन। हेंस बोल सकते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट इज ए क्या होती है अपने पास हमेशा एक प्लेन कर्व। हेंस क्या बोल देंगे यहाँ से कि अपने पास सेंट्रल ऑर्बिट जो होता है अपने पास हमेशा क्या होती है प्लेन कर्व होती है। क्लियर होगा सबको ये? ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहना OP इक्वल टू आर वेक्टर, एक्सेलरेशन d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है P पॉइंट के ऊपर से फिर की फोर्स लग रही थी और किसकी वजह से O पॉइंट की वजह से, तो d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर इज पैरेलल टू किसके OP। क्लियर? क्योंकि जो एक्सेलरेशन जो फोर्स लगेगी O पॉइंट की वजह से वो सिर्फ किस पाथ के लॉन्ग लगेगी OP के लॉन्ग ही तो लगेगी। क्लियर? तो मतलब एक्सेलरेशन d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर किसके पैरेलल हो जाएगा OP के। क्लियर? तो d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर को क्रॉस r पैरेलल दो वेक्टर्स हैं, तो मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा 0। तो OP की वैल्यू पता थी कितनी r वेक्टर, तो d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर क्रॉस r इक्वल टू किसको हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे dr बाय dt क्रॉस dr बाय dt ऐड कर देता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है dr बाय dt क्रॉस dr बाय dt की वैल्यू कितनी होगी 0, कि दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो इसको ऐड करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। क्लियर? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है, तो ये क्या है, और इसका मैं बहुत सारी क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो क्या पता चला यहाँ से dr बाय dt क्रॉस r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई h। ठीक है, h को भी अपन ने कांस्टेंट नाम दे दिया था, तो जिसका कांस्टेंट वेक्टर लेट किया था, उसके बाद अपने को इसका यूज करना है। ठीक है, किसके अंदर r dr बाय dt r वेक्टर, ठीक है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से ओपन करते हैं, ये तो a डॉट a b c का फॉर्म लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म का डिटरमिनेंट फॉर्म का, तो इसको क्या लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस
सी फॉर्मूला लिख दिया था। तो ये क्या काम कर रहा है, बी का सी का काम कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू भी अपन निकाली थी कितनी, एच, मतलब आर डॉट एच इक्वल टू किसके आ गया 0, मतलब आर वेक्टर के अपने पास परपेंडिकुलर है किसके, एच वेक्टर के, और एच कैसा था कांस्टेंट वेक्टर, मतलब आर जो डायरेक्शन वेक्टर था वो किसके पैरेलल आ गया, किसी कांस्टेंट वेक्टर के अपने पास क्या आ गया, किसी फिक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हो, उसके क्या आ गया अपने पास कांस्टेंट वेक्टर का मतलब फिक्स डायरेक्शन ही जो है उसके क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया। इससे क्या बोल सकते हैं अपने पास कि एवरेज जो बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा वो किसका काम करेगा, एक प्लेन कर्व का काम करेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, और ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर है ये आर्टिकल भी और नेक्स्ट वाला आर्टिकल भी। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले हैं इन पोलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसके ऊपर, इन पोलर फॉर्म, फिर इसी के साथ ही काम करेंगे किसके ऊपर, पैरेलल फॉर्म के अंदर। और इसमें अपने को दो इक्वेशंस हैं जो याद रखनी है, और अपने को थोड़ा सा कैलकुलस याद होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलस वाला अपने को सेंट्रल ऑर्बिट वाला काम याद है तो काफी आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दो इक्वेशंस क्रैम करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो दो इक्वेशन अपने पास क्या रहेंगी अपने पास, एक तो याद रखनी है अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या होती थी वहां पे, m इंटू में डी स्क्वायर आर बाय में डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू में क्या होता था डी थीटा बाय में डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू किसके आता था अपने पास माइनस का एम है। क्लियर, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास ये रहेगी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, और एक अपने को ध्यान रखना है कि मैं इसी की बात करूं, पोलर फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन होती है अपने पास, तो वो पोलर फॉर्म के लिए अपने को जल्दी ध्यान रखना 1/p स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4। ठीक है, इनटू में dr में d थीटा का होल स्क्वायर। एक ये इक्वेशन अपने को बताएंगे कि मैं आपको बता दूंगा क्या वैल्यूज होती है अपने पास। एक्चुअल में जो आर वेक्टर की लेंथ मानी थी उसी आर को वहां पे चलकर क्या बोला जाएगा, डी वेक्टर की तरफ लेंथ की तरफ यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन एक ये दूसरा रिजल्ट। ये तीन चीजें अगर आपने याद कर ली तो ये मान लो कि अपना पूरा आर्टिकल दोनों के दोनों आर्टिकल तैयार हो जाएंगे, पोलर फॉर्म भी और पैरेलल फॉर्म भी। क्लियर, और थर्ड अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो वो क्या होती है अपने पास m/r इनटू में कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ डिवेरिटी ऑफ r स्क्वायर d थीटा बाय में d इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ध्यान, तीन इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए अपने को। क्लियर, इनका अपने को यूज करना है बहुत ज्यादा तो क्या मतलब इनकी बेस पे जो फॉर्मूले बनाएंगे उनका आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर भी यूज है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली थ्योरम भी आ जाता है। ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ से इनको रब कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशंस बता दिए आपको अलग से, क्योंकि इनके लिए तो स्पेस कम बच जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो वही चीज अपने पास एक पॉइंट लेके चलेंगे ओ फिक्स। ये अपने पास इनिशियल लाइन हो जाएगी जिसका ऊपर क्या बोलते हैं ओ एक्स, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास पी। अब यहाँ पे एंगल के ऊपर बात करें तो मानो एंगल कितना है थीटा। ठीक है, इसको एज ए डायरेक्शन वेक्टर अपने पास क्या लेके चलते हो एज ए आर। क्लियर, तो ये जो पी होगा पोजीशन होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो आर के ऊपर और एक थीटा के ऊपर।
पी आर थीटा ये पॉइंट हो जाएगा। अब अपने पास जो इसके ओ पॉइंट के थ्रू क्या लग रही है, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी अपने पास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, सिंपल सी बात है। तो मतलब यहाँ से ओ पॉइंट के थ्रू अपने पास क्या लग रही है, पी पॉइंट के ऊपर क्या लग रही है, पी मास के ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही होगी जिसको किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसको एज ए एफ एज ए एक्सेलरेशन भी डिनोट करेंगे अपन। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे थ्योरी के अंदर क्या बोल रहा है, लेट ओ बी दी ओरिजिन, ओ एक्स को क्या बोला, फिर से अपने पास ओ एक्स क्या है, इनिशियल लाइन, लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल बी एट किस पोजीशन पे होगा, पी पोजीशन पे, ठीक है, तो उस पी पोजीशन को क्या बोल दिया, पी आर थीटा। लेट एम क्या मान लिया अपने पास, मास ऑफ द पार्टिकल, इस पी जो अपने पास पार्टिकल है वो इस पोजीशन के ऊपर है, तो उस पार्टिकल का मास कितना मान लिया अपने, एम, एम क्या मान लिया अपने, मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ बी द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, एफ अपने पास क्या, अपने पास एफ बी द सेंट्रल फोर्स होगी। क्लियर? एफ बी द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, एक्टिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्ट हो रही है अपने पास, पूरा थोड़ा लिख सकते हो, एक्टिंग ऑन, ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट पी, किसके अलोंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, ठीक है, एक्टिंग एट पी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ पॉइंट। ये बोल सकते हैं अपने पास, since the acceleration f of the particle is always directed towards the pole O, ठीक है, O को एज ए पोल की तरफ नोट कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन होगी f अपने पास हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट टुवर्ड्स होने वाली है, अपने पास O पॉइंट की तरफ। क्लियर? therefore the particle has only radius acceleration, therefore बोल सकते हैं कि पार्टिकल की जो अपने पास जो होगा वो उसकी मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। क्लियर? तो बोल सकते हैं अपने पास यहाँ पे कि जो पार्टिकल की होगी जो अपने पास, therefore the particle has only radial acceleration, रेडियल का मतलब क्या, जो r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही हो। क्लियर? और उसके बाद यदि एक्सेलरेशन दो टाइप की लेके चलते हो, रेडियल एक्सेलरेशन या क्या बोल सकते हैं अपने पास, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स में क्या होता है अपने पास यहाँ पे, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनके ऊपर पाथ डिपेंड कर रहा हो, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज डिपेंड करिए अगर एंगल और रेडियस पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे अपने पास यहाँ पे, रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है, एंड हैज नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला जो चीज मैंने यहाँ पे बोला था आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, along the radial direction is, along the radial direction is, तो वो क्या होती है अपने पास, m इंटू में कितना आ जाएगा अपने पास, d स्क्वायर r बाय में कितना, dt स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास r इंटू में कितना आ जाएगा d थीटा बाय में, d थीटा बाय में dt होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके, माइनस का mf। क्लियर? और यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अपने पास मेन इक्वेशन क्या बच गई ये। क्लियर? और इसी के ऊपर अपन ने सारा काम करना है, इसको एज ए इक्वेशन हम क्या मान लेंगे अपन, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इसके अंदर सिर्फ पुट करना है। अब इसके लिए देखो तुम्हें दो चीजें चाहिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, एक तुम्हें चीज चाहिए क्या, d स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर की वैल्यू, एक किसकी वैल्यू चाहिए, d स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर की, और दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, d थीटा बाय में dt की। किसी तरह से दो वैल्यू मिल जाए और अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर? तो चलिए इसके लिए अपने पास क्या काम करना है, इसका काम इतना ही था अभी फिलहाल। अब आते हैं अपनी सेकंड चीज जो अपने को चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने आपको बताई थी, थर्ड जो पॉइंट था वहां पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है, इन सबका प्रूफ अपन ने कैलकुलस के अंदर अच्छे से किया हुआ है। क्लियर? इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज, तो कितनी होती है अपने पास, मैंने बोला था m by r इंटू में कितना हो जाएगा अपने पास d by dt ऑफ r स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा d थीटा बाय
डी टी इक्वल टू किसके 0। ये इक्वेशन नंबर अपने पास। अब ध्यान से याद रखना, m तो मास है, मास तो 0 कभी हो नहीं सकता। r क्या अपने पास डिस्टेंस, वो कभी 0 नहीं होने वाला। क्लियर, क्योंकि अपने पास पार्टिकल पे p पॉइंट तो अपने पास o पे आ जाएगा, तो m और r ये तो कभी 0 होना नहीं वाला है। दैट इंप्लाइज किसको 0 होना पड़ेगा, इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है अपने पास कि दैट इंप्लाइज d/dt ऑफ क्या r² d θ में dt, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास 0। क्लियर। बहुत सारे क्या कर दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से अपने पास, तो ये डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या r² d θ में dt इक्वल टू किसके हो गया अपने पास कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, तो उसको क्या मान लिया h। h क्या होता है यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अपने पास इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, d θ by dt एक तो चाहिए था अपने को, देखो वहां से वैल्यू मिल गई, तो d θ by dt की यहाँ से वैल्यू निकालो, तो d θ by में dt की वैल्यू कितनी होगी अपने पास h by में r²। क्लियर। अभी इसको सोल्व करेंगे h by r² को भी आगे, ठीक है। तो इसके बाद जो काम करना है अपने पास, ठीक है। और चलिए थर्ड जो चीज है अपने पास यहाँ पे, तो सबको पता है r इक्वल टू क्या पुट करते थे 1/u, ये देखिए कुछ चीजें याद आ गई होंगी। क्लियर। r इक्वल टू क्या लेके चलते थे 1/u, या और बोल सकते हैं u इक्वल टू क्या होता है 1/r। तो अगर u तुम किसकी जगह 1/r की जगह पुट कर सकते हो, तो u² क्या हो जाएगा 1/r²। तो 1/r² ये नहीं पड़ा हुआ, मतलब h/r² को तुम क्या लिख सकते हो h इंटू में u² भी तो लिख सकते हो। क्लियर। तो इसको एज ए आपका काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो मेन अगर मानना है सेकंड इक्वेशन तो इसको मान के चलो। क्लियर। क्योंकि ये वैल्यू अपन डायरेक्टली पुट करेंगे d θ में dt की। क्लियर। तो इसका काम तो लगभग हो गया। अब मेन काम रहता है d² r में dt² का। तो r की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है 1/u, लेकिन तुम्हें r थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो क्या चाहिए dr/dt। फिर उसके बाद एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो मतलब इसके तुम्हें क्या कितनी बार डेरिवेटिव करने हैं 2 बार। तो वही काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा dr/dt। अब u का डेरिवेटिव 0 मत कर देना, 1/u का डेरिवेटिव जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि u को मैं क्या लिख सकता हूँ u की पावर -1 लिख सकते हैं, और u की पावर -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 आगे, और u की पावर -1 का क्या आ जाएगा u की पावर -2, जिसको लिख सकता हूँ 1/u², और u को कितना हो जाएगा du/dt। ठीक है। लेकिन u जो फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता होता है हमेशा थीटा के ऊपर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको बाय चेन रूल du/dθ को मैं लिख सकता हूँ -1/u², ये तो अलग पड़ा ही है। तो इसको मैं अगर du/dθ इंटू में dθ/dt लिख दूँ, फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम बात है। लेकिन फायदा क्या हुआ, क्या तुम्हें dθ/dt की वैल्यू नहीं पता, अभी तो निकाली थी dθ/dt की वैल्यू कितनी थी h इंटू में u²। क्या वैल्यू आई थी इसकी h इंटू में u², ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर। तो ये वैल्यू उठाई मैंने, यहाँ पे पुट कर दी, तो ये वैल्यू क्या बन गया -1/u² du/dθ। क्लियर। और ये इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास h इंटू में u² से u² क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास -h इंटू में du/dθ। क्लियर। ये क्लियर हो गया। dr/dt की वैल्यू क्या है अपने पास -h इंटू में कितना आ गया du/dθ। अब नेक्स्ट काम क्या करना है अपने पास, इसका फिर से एक बार क्या कर दो डिफरेंशिएट। क्यों, क्योंकि अपने को d² r में dt² चाहिए। क्लियर। तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा d² r में कितना dt²। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब इधर डेरिवेटिव करोगे किससे होगा u इंटू v से, लेकिन h कांस्टेंट अपने को पता है, तो h का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना 0। क्लियर। h का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, माइनस का h वो तो बाहर ही पड़ा रहेगा। ठीक है। डेरिवेटिव करना है किसका du/dθ का, डेरिवेटिव किसका करना है du/dθ का। ठीक है। लेकिन तुम डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, और करना किसका है du/dθ का, लेकिन तुम्हें पता है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तुम कर चीज तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे चेन रूल। तो माइनस का h इंटू में कितना हो जाएगा अपने पास, उसको मैं लिखूंगा d/dθ
ठीक है, इनटू में क्या पड़ा हुआ डी यू बाई डी थीटा, इनटू में लिख सकता हूँ डी थीटा बाई में कितना डी टी। क्लियर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट तो डी बाई डी टी तो बचेगा। क्लियर, ये चेन रूल सबको समझा गया। उसके बाद क्या कर दो, ये क्या बन गया डी स्क्वायर यू बाई में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा अपने पास डी स्क्वायर यू बाई में डी थीटा स्क्वायर। और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू फिर से पता है अपने को फ्रॉम सेकंड, तो वही वैल्यू फिर से यहाँ से यहाँ पे भी पुट करेंगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस का h इंटू में डी स्क्वायर यू बाई में डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास h इंटू में यू स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू पुट करते ये क्या बन गया h इंटू एच, कितना होगा माइनस का h स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू में कितना आ गया डी स्क्वायर यू बाई में डी थीटा स्क्वायर। क्लियर, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया अपने थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया अपने कितना थर्ड। अब क्या करना है अपने सेकंड की वैल्यू भी निकाली, थर्ड की वैल्यू भी निकाली, दोनों वैल्यूज को क्या करने वाले हैं उठा के इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दो फर्स्ट के अंदर, दोनों वैल्यूज को उठाओ और किसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड फर्स्ट के अंदर। क्लियर, तो देखो क्या आएगा अपने पास, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा डी स्क्वायर में डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू में कितना है डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद माइनस का कितना था आर, ठीक है, आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हो 1 बाय यू, ठीक है, आर की जगह पे तुम कितना पुट कर सकते हो 1 बाय यू, ठीक है, आर की जगह पे कितना हो जाएगा 1 बाय यू, और डी थीटा पे डी टी, डी थीटा पे डी टी की वैल्यू कितनी थी h इंटू में यू स्क्वायर, तो h इंटू में यू स्क्वायर और डी थीटा पे डी टी का तो होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर, और इस सारे के बाहर क्या पड़ा हुआ माइनस का f। क्लियर, और अब जिसका इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा h का स्क्वायर और h की पावर u की पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, u की पावर कितनी हो जाएगी 4। क्लियर, अब यहाँ पे देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से h स्क्वायर यू स्क्वायर, h स्क्वायर यू स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक h स्क्वायर यू स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, पहली बात तो एक माइनस ही कॉमन निकाल लो पूरी इक्वेशन में से। क्लियर, चलो मैं वहाँ कुछ डायग्राम को क्लियर कर रहा हूँ। तो एक तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया माइनस का h स्क्वायर यू स्क्वायर क्या निकाल लिया कॉमन, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 बाय यू और इंटू में क्या बचेगा यू स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या पड़ा हुआ माइनस का एफ, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक यू से यू कैंसिल आउट, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या बन गया डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू इसके एफ बाय में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, और इसी को क्या बोला जाता है अपने पास differential equation of the central orbit in polar form। क्लियर, तो इसी को क्या बोला जाता है अपने पास which is the required differential equation, ठीक है, differential equation in a central orbit, ठीक है, in polar form। क्लियर, तो ये तो अपने पास होगी किसकी पोलर फॉर्म की इक्वेशन। तो फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या लेना, m अपने पास मास ऑफ पार्टिकल था, f कहते हैं अपने पास सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग एट p डायरेक्टेड टुवर्ड्स o, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इज, तो वो क्या होती है d स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर माइनस r इनटू d थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू किसके माइनस fa। क्लियर, सेकंड का इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो वो क्या होती है m बाय r इनटू में d बाय dt r स्क्वायर d थीटा बाय dt इक्वल टू क्या होता है 0। बोथ साइड m बाय r 0 हो सकता है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको बोथ साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो क्या पता चला अपने पास r स्क्वायर इनटू d थीटा बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई, किसी ने किसी कांस्टेंट के इक्वल, तो उस कांस्टेंट को नाम दे दिया अपन ने क्या h, तो d थीटा बाय dt कितना हो गया h बाय r स्क्वायर, तो when r इक्वल टू क्या होता है 1 बाय u। क्लियर, ये u इनवर्स भी बोल सकते हो, तो r की जगह पे मैंने कितना पुट कर सकता हूं 1 बाय u, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने 1 बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर, इसको इक्वेशन में बना दे दिया सेकंड। क्लियर, तो यहां पे अपने को दो वैल्यूज चाहिए थी d थीटा बाय dt की और d स्क्वायर बाय में dt स्क्वायर की, जिसमें से अपन d थीटा बाय dt की वैल्यू निकाल चुके हैं।
क्लियर। अब r इक्वल टू क्या होता है 1/u, इसका अपने को डेरिवेटिव करना है 2 बार। तो पहली बार डेरिवेटिव क्या dr/dt कितना आ गया माइनस का 1/u² du/dt। क्लियर। तो माइनस का 1/u² इनटू du/dt, क्योंकि यहाँ पे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पॉसिबल है ओनली, तो ये कितना हो जाएगा du चेन रूल से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो du/dθ इनटू में dθ/dt। क्लियर। dθ/dt की वैल्यू पता थी कितनी थी h u², अभी निकाल के सेकंड इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दे। तो ये कितना आ गया माइनस का 1/u² du/dθ इनटू में h u² u² से u² क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का h इनटू में du/dθ। क्लियर। सेम तो इसके एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन गया d² तो ये कितना आ जाएगा माइनस का h du/dθ का डेरिवेटिव। क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू t करना है, लेकिन t तो पॉसिबल है नहीं, इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे d/dθ इनटू में dθ/dt। क्लियर। तो ये अपने पास डेरिवेटिव करोगे तो कितना बन जाएगा माइनस का h इनटू में d² u/dθ² इनटू में dθ/dt की वैल्यू कितनी थी h u²। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो भी फिलहाल नहीं होगा, क्या बनेगा माइनस का h² इनटू u² इनटू में d² u/dθ²। तो क्या करा उसके बाद सेकंड और थर्ड ये दोनों वैल्यू dθ/dt की और d² u/dt की dθ² की वैल्यू दोनों को उठाया यहाँ पे पुट कर दिया और सिंपलीफाई करने पे अपने को क्या मिला d² u/dθ² प्लस u इक्वल टू f/h² u²। ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन ए सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। क्लियर। चलिए आज की वीडियो इतने रहने देते हैं, नहीं तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो कल आप काम करेंगे पैरेलल फॉर्म का और एलिप्टिक ऑर्बिट वाले जो जितने भी आर्टिकल हैं ये तीनों आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। एलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। क्लियर। ये तीनों आर्टिकल बिल्कुल सेम है। क्लियर। जिसमें अपने 2 आर्टिकल करने हैं कल पैरेलल फॉर्म और एलिप्टिक ऑर्बिट का। क्लियर। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।